गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। कल हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पिछले पार्ट में हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद वन गुड पढ़ा था। आज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद टू गुड्स पढ़ेंगे और ये आता नहीं है कोर्स में। इससे एक रिलेटेड छोटा सा क्वेश्चन आता है, हम उसी पर ध्यान देंगे, ज़्यादा को ध्यान नहीं देंगे इस पर, ठीक है ना। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कार्डिनल अप्रोच टू गुड्स के लिए ध्यान रखिएगा। आप अगर ये क्लास डायरेक्टली यहाँ से देख रही हैं तो इसकी पिछली वाली क्लास आपको देखना अनिवार्य है। पार्ट 1 देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा हुआ तो आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आएगी, ठीक है। अगर हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को देखें तो हम डेफिनेशन लिखेंगे सबसे पहले, जो कि हमने प्रीवियस वाली जो कल लास्ट क्लास में लिखी थी बिल्कुल एज इट इज ही लिखनी है और उसके अलावा कुछ भी नहीं करना। सेकेंड, अजम्पशन लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे हम लोग? अजम्पशंस लिखेंगे हम। और अजम्पशंस में एक दो अजम्पशंस को हमें चेंज करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। जैसे कि अजम्पशंस में लिख ही देता हूं सारे के सारे। आप टू गुड्स लेंगे, यहां पे कंज्यूमर रेशनल रहेगा, प्राइस बोथ गुड्स के फिक्स देंगे। अब एक्स्ट्रा चीज जो पड़ेगी यहां पे वो होगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की जगह लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। भैया ये क्या होता है, इसको हम कंडीशन में पढ़ेंगे। इसकी कंडीशन क्या होती है इक्विलिब्रियम की? अब दो गुड्स हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स गुड divided by price of x should be equal to marginal utility of y price of y। अगर कुछ इस तरीके से काम होगा तो क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम आएगा, अदरवाइज इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। और इसी चीज को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी। बेटा अगर आप थोड़ा सा ये जो डायलेमा में रहता है ये कि ये पेपर में आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आता है। पहली बात तो कुछ स्कूल्स में थोड़ा बहुत आगे आ गया, इसका बिल्कुल एज इट इज नहीं। नाउ लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादातर कोर्सेज में नहीं आता, कुछ स्कूल्स में दे देते हैं, कुछ स्कूल में नहीं देते, बट पूरा तरीके से नहीं आता है। इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है, कुछ इस तरीके से बनता है। ये नहीं आता पेपर में, इतना ध्यान नहीं देना है आपको भैया। तो ध्यान किस पे देना है? ध्यान देना है जो मैं आप कंडीशन, अब जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं उस पर। पहला, व्हाट इफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ प्राइस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन marginal utility of good y in terms of price of y। अगर ये चीज़ आ जाती है तो आपको लिखना क्या पड़ेगा? डबल उसमें यही आएगा, बस एक स्टेटमेंट आएगा, इसको 3 मार्क्स में 4 मार्क्स को समझाने के लिए आएगा। तो पहली बात तो इसको समझते हैं हम, एक हाइपोथेटिकल आंसर लेके समझेंगे इसको, ठीक है ना। मुझे इक्विलिब्रियम मेरा कहाँ पे होगा बेटा? इस जगह पे होगा। ऐसा क्यों होगा? भैया ने बोल दिया है, बुक में है, इसको पढ़ना ही पड़ेगा। अभी यही है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को अगर करना है, अगर इक्विलिब्रियम पे आना डबल गुड्स पे, तो आपको इस पे आना पड़ेगा। किस पे आना पड़ेगा? इस पे आना पड़ेगा, ठीक है ना। अब अंडरस्टैंड करते हैं, अगर मैं इसको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेता हूँ तो इसको इक्वल करता हूँ। अगर मैं इसको 10 डिवाइडेड बाय 2, यानी 10 क्या है? 10 क्या है? 10 क्या है? और 2 क्या है? किसका प्राइस? एक्स का, ठीक है ना। अगर मैं इसको यहाँ पे अगर इसके यहाँ पे अगर मैं इसको 5 रख देता हूँ तो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होनी चाहिए कि इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए? सोच के देखो, 25 होनी चाहिए। भैया कैसे हुआ? 10 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 5, 25 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 5, ठीक है। इक्विलिब्रियम है। ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपने कुछ भी बना ली अपने मन से, बिल्कुल इक्वल करके रख देना। व्हाट इफ, अब ये वाला क्वेश्चन चालू हुआ,
What if marginal utility in terms of price of x is greater than marginal utility in terms of price of y? कि भाई mu of x divided by price of x is greater than marginal utility of y price of y. ठीक है ना, ये क्वेश्चन आ गया. अगर तो अब मैं इसकी हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाऊं तो मैं कुछ ऐसे बना सकता हूँ 10 डिवाइडेड बाई 2 5 आंसर आना चाहिए. 20 डिवाइडेड बाई 5 कितना आएगा 4. तो कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है ना. पर ये चीज करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि अब होगा क्या इसकी वजह से. तो सुनो, स्टोरी सुनो प्लीज. कंज्यूमर कौन है, कल बताया था रेशनल. रेशनल का मतलब क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट ज्यादा है. अब यहाँ पे टू गुड्स में एक और चीज जान लो, कंज्यूमर रेशनल है, मैक्सिमम प्रॉफिट चाहता है, बट वो चाहता है कि अगर जिससे ज्यादा फायदा हो रहा हो ना उस चीज को मैं ज्यादा खरीदूं. जिससे मुझे ज्यादा फायदा हो रहा हो उसको मैं ज्यादा खरीदूं. और दूसरी एक कहानी होती है, ज्यादा खरीदूंगा तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी गिरेगी. दो कंडीशन याद करनी है आपको, दो कंडीशन इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. पहली कंडीशन, जिसमें ज्यादा फायदा उसको ज्यादा खरीदूंगा, और ज्यादा खरीदूंगा तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाएगी. 100% वाली बात यही है, और इसको हम प्रूव करके देखते हैं. अब इस कंडीशन में मुझे फायदा कितना हो रहा है, इस वाली कंडीशन में x में और इसमें, तो फायदा किस में हो रहा है, 5 में हो रहा है, नहीं हो रहा, हाँ या ना, हाँ या ना. ठीक है. अब मैं x को ज्यादा खरीदूंगा या नहीं खरीदूंगा, क्योंकि मैंने बोला कि मुझे फायदा जहां होगा मैं उसको ज्यादा खरीदूंगा. इन दिस सिचुएशन देखो, देखना भी अगर चाहो तो, लिखना भी चाहो तो लिख सकते हो. इन दिस सिचुएशन गुड x is giving more benefit, more satisfaction as compared to good y. The consumer will purchase more goods of x. अब जैसे ही ये ज्यादा खरीदेगा मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी x की, मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी. अब पहले यहां पे 10 थी, अब कितनी हो जाएगी 8. प्राइस कितना है 2. आपने y को तो चेंज किया नहीं, y तो नहीं ले रहे हो, y पहले कितना था 20 मार्जिनल यूटिलिटी थी, प्राइस कितने थे 5. अब ये इक्वल हो गया, नहीं हो गया. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड x विल फॉल. हाँ बिल्कुल फॉल होगी. क्यों, क्योंकि आपने कंजम्पशन ज्यादा किया है, बिकॉज ऑफ मोर कंजम्पशन. हेंस marginal utility in terms of x divided by price of x will be equal to marginal utility in terms of y price of y. इक्विलिब्रियम करेक्ट हो गया, इक्विलिब्रियम करेक्ट हो गया. क्वेश्चन यही आता है, बस क्वेश्चन यही आता है. अब इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल मैं आपको और लेता हूं, एक बढ़िया तरीके का क्वेश्चन देता हूं, बिल्कुल जो इसी लेवल पे आएगा और आपको किस तरीके से लिखना होगा. ठीक है ना. हटा तू, थोड़ा सा समझते हैं. थोड़ा सा सोचो और आंसर लिखने की सोचो, टूटी फूटी इंग्लिश में थोड़ा सा सोचो.
थोड़ा ये जो लिखा हुआ है ना, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स इन टर्म्स ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस एक्स, इसका मतलब ये लिखा हुआ है एम यू एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस एक्स इक्वल टू एम यू वाई प्राइस वाई। ये जितनी यहाँ तक तो यही बात लिखी हुई है, यहाँ तक तो कुछ भी एक आंसर टूटा फूटा सा निकाल के बताओ। नंबर्स हाइपोथेटिकल कुछ भी ले सकते हो। फिर मैं इस क्वेश्चन को लिखने का तरीका और दिखा दूंगा, ठीक है। 2 मिनट का आंसर है, जल्दी से करने की कोशिश करो। आज वो भी नहीं आया, कहाँ गया? मुझे क्या आया था? ऐसा था वो सही हो पढ़ाई कर ले तू, देख रहा है कि तेरे को लेके जाऊंगा मैं। तो किसी को सैलरी देनी है, मतलब फीस सैलरी आवाज इसकी मेरी को जस्ती नहीं है, इसकी भारी सी इसके बाद बढ़िया बोलो, बिल्कुल पॉडकास्ट वाली आवाज है। हां शरीर पे जस्ती हरकत है उसकी, ठीक है भाई। एनीवन वांट टू गिव पैसा? पैसा लोग पूछे तू कैसा? नो पैसा, नो मनी। और सब शेयर तुम नहीं लिख पाए, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया। नहीं मैं इसको लगा के देखो, इसको टाइप मतलब अगर ये पासवर्ड है, हाँ पासवर्ड इसको पढ़ा के मेरी पेंसिल चलेगी इस पे? नहीं, मैं अगर मेरे माता पिता ने मुझे अगर ये चीज पहले दे दी होती तो मैं कॉपी किताब नहीं जाता, जब टसनवाजी स्कूल में यही दियो रहना टेबल पे इसी में मोड़ आता मैं। ओह माय गॉड, पर चीज का लोगो बनना है इसका, और कुछ नहीं हो रहा है। नहीं दिस इज गुड, जब टेक्नोलॉजी है तो उसका यूज किया जाए, आई फील दैट। और आने वाला 10-15 साल में यही होगा, बड़े इंटरनेशनल स्कूल में यू हैव नॉट टू ब्रिंग बुक्स और ये सब। ऑस्ट्रेलिया में बच गया मैं तो भैया, मैंने ना लियो जे तो सपोर्ट ही ना कर रहा यूएसबी को, जे स्क्रीन कास्टिंग पे ना जा रहा भैया। अरे ले के भाई, ले पेपर खत्म हुए, ले यहाँ पे ले। अरे मैं तो आई ये थोड़ा डालिए, सैमसंग से बढ़िया कोई चीज नहीं है। समझे इसको? समझे बेटा? स्क्रीन पे देखते हैं। मेरे पास आंसर है, तो सही है, तो छोड़ दे। ओके बेटा, इस क्वेश्चन को अगर हम समझें तो बहुत इजी है,
देखो ये लिखा हुआ है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इन टर्म्स ऑफ प्राइस ऑफ वाई। ये बोला है पहली ये कंडीशन यहाँ तक इक्वल है, ये वाली बात ही बोली है इसने और कुछ नहीं बोला हुआ है। तुमने कहा कोई दिक्कत नहीं। व्हाट हैपन व्हेन द प्राइस ऑफ गुड एक्स इंक्रीज, गुड एक्स इंक्रीज करेंगे उससे पहले हम यहाँ पे मैंने बोला अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लो। मैंने अभी ले लेता हूँ, क्या है भाई 10 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 4। सर कंडीशन ठीक है। अब यहाँ पे बोलो व्हाट हैपन व्हेन द प्राइस ऑफ एक्स गुड इंक्रीज। अभी यहाँ पे कितना है, बढ़ा दो। अब ऐसा बढ़ाओ जो कट कर जाए, जैसे कि 5 कर दूं मैं यहाँ पे, 10 की जगह पे 5 कर दूं, नीचे की जगह पे 2 की जगह 5 कर दूं, और यहाँ पे कितना रहने दूं 20 डिवाइड बाय 4। पहले यहाँ पे कितना था 5 इक्वल टू 5, सही है। अब यहाँ पे कितना है 2 इक्वल टू 5 विच इज गिविंग मोर सेटिस्फेक्शन y। तो किसका ज़्यादा परचेज करोगे, y को। जब ज़्यादा परचेज करोगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y क्या करेगी, और जैसे ही कम हो जाएगी तो फिर हम दोबारा इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे। नहीं चेक करके देखते हैं, यहाँ पे 10/5 था यानी आंसर 2 था, और आपने ज़्यादा कंजम्पशन करा हुआ 20 से नीचे गिर गया, वो कितना हो गया 8 डिवाइड बाई 2, ये कितना हो गया इक्विलिब्रियम पे आ गया। बस इतना ही समझाना था। बस आपको ऐसी सिचुएशन पे पहुंचना है, देन यू नीड टू आइडेंटिफाई विच साइड इज गिविंग मोर, परचेज दैट साइड, और फिर उसकी मार्जिनल यूटिलिटी को गिरा दो और एंड में लिख दो हेंस मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ एक्स इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ वाई विल बी इक्वल। बस ये लिखना है और कुछ नहीं, ठीक है। ये चैप्टर का हमने आधा पार्ट यहीं पे खत्म कर दिया है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू ऑर्डिनल अप्रोच। कौन सी अप्रोच से, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू कौन सी अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच। कहता है कि भाई आप नंबर यूज कर सकते हो, हाइपोथेटिकल नंबर यूज करने की जरूरत नहीं है, एक्चुअल नंबर्स को यूज कर सकते हो, ठीक है ना। ठीक है, कार्डिनल में नंबर्स यूज कर, ठीक है ना। सॉरी, ऑर्डिनल बोलता है नंबर यूज नहीं करोगे, कार्डिनल में आप नंबर यूज कर सकते थे, पर हाइपोथेटिकल वाले, बस ये था। अब जब ऑर्डिनल अप्रोच को पढ़ते हैं तो ऑर्डिनल अप्रोच के साथ साथ मुझे क्या चीज पढ़नी पड़ेगी, बजट सेट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, बजट लाइन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, मोनोटोनिक प्रेफरेंस के बारे में पता करना पड़ेगा, और लास्ट इंडिफरेंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पढ़ते हैं आज व्हाट इज बजट सेट, व्हाट इज बजट लाइन, ठीक है ना। इंडिफरेंस कर्व, अब लिखते हैं बजट सेट एंड बजट लाइन। बजट सेट बजट लाइन का मतलब होता है कि जो चीज़ें आप परचेज कर सकते हो। यहाँ पे आपको इंडिफरेंस, इसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ोगे तो आपको कितने गुड्स के थ्रू पढ़ना पड़ेगा, 2 गुड्स। एक एग्जाम्पल लेते हैं फिर उससे समझते हैं। आप समोसा खरीदने गए बाजार में जो कि 5 रुपये का आएगा, और ब्रेड पकौड़ा खरीदने गए वो कितने का आएगा 10 रुपये का। ये 2 गुड्स है मार्केट में, एंड एक इनकम होती है कंज्यूमर की जो वो खर्च करेगा, कंज्यूमर इनकम। अब हंसी के लिए हम ये मान के चल लेते हैं कि मेरी माँ ने मेरे को पैसे दिए कुछ खर्च करने के लिए, मेरी माँ ने मुझे कुछ पैसे दिए खर्च करने के लिए, एंड वो पैसे कितने दिए मम्मी ने 20, और मम्मी ने बोला कि अपनी मर्जी से समोसा लिया, अपनी मर्जी से ब्रेड पकौड़ा लिया, या तो पूरा समोसा लिया या ब्रेड पकौड़ा लिया या कॉम्बिनेशंस में लेके आ जाओ, वो कर देते हैं। अभी हमने बजट सेट बजट लाइन के बारे में कुछ नहीं पढ़ा, एक छोटा सा क्वेश्चन लिया हुआ है, मैंने आपको 20 रुपये दिए, आपको समोसा खाना है, आपको ब्रेड पकौड़ा खाना है, तो कंडीशंस क्या 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 पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप कितने कितने क्या क्या चीज़ें खा सकते हो, और अलग अलग जगह से वो कंडीशन बनाते हैं। जो हम कंडीशंस बनाते हैं उनको बोलते हैं सेट। क्या बोलते हैं, सेट। अब यहाँ पे इजी करने के लिए हम सेट के नाम देंगे, सेट A B C D E F G H, जितने भी पॉसिबल सेट्स बन सकते हैं। तो सबसे पहले ए सेट, सेट कौन सा, ए, सेट ए। यहाँ पे समोसा को मैं लिख देता हूँ समोसा, और यहाँ पे ब्रेड पकौड़ा को लिख देता हूँ ब्रेड पकौड़ा, ठीक है। अगर आपने
गए बाजार में गए, मैंने बोला कुछ भी खा, समोसा खाना समोसा खा, ब्रेड पकौड़ा खाना ब्रेड पकौड़ा खा, दोनों खाने दोनों खा। पैसे बचाने हैं तो पैसे बचा, पैसे नहीं बचाने तो पैसे मत बचा, बट उधार करके मत खा, मतलब एक्स्ट्रा मत खाना ताकि उधार करना पड़ जाए। यहीं पे ये वाली बात हो गई, थोड़ा सा समझते हैं। तो मेरा मन कर गया कि मैं समोसा खाऊंगा, तो मैंने सारे पैसे समोसे पे खर्च कर दिए। तो कितने समोसे खा पाऊंगा मैं? और ब्रेड पकौड़ा, ठीक है। ये सेट ए है, हम इसको खा सकते हैं। जिन सेट्स को हम खा सकते हैं वो फेवरेबल सेट होते हैं। कौन से सेट होते हैं? फेवरेबल। फेवरेबल का मतलब है बजट में, हमारे किस में है ये? बजट में, ठीक है ना। बट एक और चीज़ ध्यान रखना, इस अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ लिख देता हूँ, इनकम कितनी लेफ्ट होगी, मतलब मेरे पास कितने पैसे लेफ्ट रहेंगे यहाँ पे। 4 समोसे 5 रुपए के हिसाब से 20 रुपए के आएंगे, 20 रुपए मेरी मम्मी ने दिए, 20 रुपए खा लिए, कितने रुपए बचे मेरे पास? तो यहाँ पे मेरी इनकम कितनी हो गई? 0। बट मैं खा तो सकता हूँ ना। अब मुझसे पूछा कि भाई सेट बताओ, सेट ए में कितने आए, तो मैं बोलूँगा 4 समोसा 0 ब्रेड पकौड़ा। सेट को ऐसे लिखते हैं 4 सेट, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर मुझसे पूछा कि भाई और कोई बताओ, और कुछ के तरीके बने, तो मैंने कहा मैं 3 समोसे खाऊंगा केवल और 0 ब्रेड पकौड़ा खाऊंगा। क्या मैं खा सकता हूँ या नहीं खा सकता? खा सकता हूँ, बिल्कुल खा सकता हूँ। क्यों खा सकता हूँ? 3 समोसा 5 रुपए के हिसाब से कितने रुपए का आएगा? 0 ब्रेड पकौड़ा कितने के आएंगे? कितने रुपए खर्च करने पड़े मेरे को? पैसे कितने थे? कुछ पैसा बचा? मेरी मम्मी ने बोला था जो खाना है वो खा लो, पैसे बचा के आने, पैसे बचा के आ जाओ, बट ओवर स्पेंड नहीं करना। फिर मैंने बोला कि मैं 2 ही खाऊंगा, तो पैसे बचेंगे नहीं बचेंगे? कितने बचेंगे? मैंने बोला मैं 1 ही खाऊंगा, 15 रुपये बचे। फिर मैंने बोला कि मैं समोसे नहीं खाऊंगा, सारे के सारे पैसे मैं क्या कहते हैं ब्रेड पकौड़ा पे खर्च करूंगा। ब्रेड पकौड़ा कितना है बेटा? 20 रुपये, 10 रुपये के, तो कितने आएंगे? 2, ठीक है ना। कितनी इनकम बची? 0। फिर मैंने बोला कि भाई मैं 1 ही ब्रेड पकौड़ा खाऊंगा, कितने रुपए बचे? 10 रुपये। फिर मेरी कंडीशंस बन के आई कि भैया मेरे को 1 समोसा खाना है, 1 ब्रेड पकौड़ा खाना है, खा सकता हूँ या नहीं खा सकता? 1 ब्रेड पकौड़ा कितने का आएगा? 1 समोसा 15 रुपये, खर्च कितने हुए? 15 बचे 5। मैंने बोला क्या मैं ये खा सकता हूँ 2 और 1? खा सकते हैं। कितनी इनकम बचेगी? 0। सॉरी, क्या मैं ये खा सकता हूँ? EABCDEFGHI, क्या मैं ये खा सकता हूँ बेटा? आप ये बताओ। नॉट ऑन द लिस्ट, नॉट पॉसिबल। तो बजट सेट का मतलब समझते हैं। बजट सेट वो सेट होता है कि जो पैसे आप 2 गुड्स पे खर्च कर सकते हो, उसमें या तो कुछ पैसे बच जाएंगे या कुछ पैसे बचेंगे नहीं, बस। अब बजट लाइन का क्या मतलब होता है? ऐसे बजट सेट जो ग्राफ पे बनाए जाएं और इनकम आपकी 0 बचती है, उसको बजट लाइन बोलते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से सेट हैं ऐसे? ए है, ई है और एफ है, ये बजट लाइन पे आएंगे। यानी बजट लाइन अगर जब बनाने से कहेंगे, अगर बजट लाइन पे कोई भी चीज़ आती है तो उसके पास आपके पास कितने रुपए बचेंगे? 0। अब बजट सेट के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। बजट सेट is a set of 2 goods which consumer can purchase with the given income. He will left with 0 or some पॉजिटिव इनकम। इसका मतलब समझ में आ गया? या तो उसके पास कितने पैसे बचेंगे जब वो खर्च कर देगा? 0, या फिर कुछ ना कुछ तो बचेगा ही बचेगा, ठीक है ना। ये बजट सेट था। अब बजट लाइन क्या होती है? बजट सेट नहीं होगी तो बजट लाइन नहीं बन सकती। बजट सेट से ही बजट लाइन का वो है। बजट सेट ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, बजट लाइन छोटा कॉन्सेप्ट है। बजट लाइन इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of those sets with which
कंज्यूमर विल लेफ्ट विद जीरो इनकम। अगर वो सेट उसने खरीद लिया तो उसके बाद कितने रुपए बचेंगे? जीरो। कितने बचेंगे? जीरो। तो फिर कंज्यूमर इनकम विल बी इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स क्वांटिटी ऑफ क्यू, वो क्वांटिटी ऑफ एक्स प्राइस ऑफ वाई क्वांटिटी ऑफ वाई। या तो कंज्यूमर इनकम ज़्यादा रहेगी या ये ज़्यादा रहेगा, ठीक है ना, या तो इक्वल होगी या ज़्यादा, कभी दूसरी साइड नहीं आ सकता। दूसरी साइड आ गया तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? छोटी सी बात थी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और ये सारी चीज़ें। अब पूछते हैं कि भाई ड्रॉ बजट सेट, वो बजट लाइन, ड्रॉ बजट लाइन, और सब कुछ समझते हैं इस बजट लाइन को, और चैप्टर को मतलब आज के पार्ट को खत्म करेंगे। यहाँ पे बजट लाइन बनाएंगे, ड्रॉ बजट लाइन। अगर क्वेश्चन आ गया व्हाट ड्रॉ बजट लाइन, या एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया तो उसके ऊपर कैसे बनाते हैं। तो पहले बजट लाइन के लिए हमें दो चीज़ पता होनी चाहिए। एक कंज्यूमर की इनकम, कोई इनकम देना चाहोगे आप? 50 रुपये। और फिर पता होना चाहिए प्राइस ऑफ एक्स गुड। एक्स गुड मतलब पहला गुड, जैसे यहाँ पे समोसा था, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। एक्स के कितने प्राइस करना चाहोगे? 30। प्राइस ऑफ वाई के कितने करना चाहोगे आप? टू मेक इट इजी ना, ठीक है ना। ना हाउ टू ड्रॉ अ बजट लाइन। पहले सारा का सारा पैसा एक्स गुड्स पे खर्च कर दो। अगर मैंने सारा का सारा पैसा गुड एक्स पे खर्च करा तो 50 रुपये खर्च करे गुड एक्स पे सारे के सारे, तो कितने गुड एक्स आएंगे? 5। कितने आएंगे? 5। और सारा का सारा अगर मैंने एक्स गुड्स पे खर्च कर दिया तो वाई कितने आएंगे? 0। सारा का सारा गुड एक्स पे खर्च कर दिया तो वाई कितने आएंगे? 0। तो बजट सेट कैसे बनेगा? 5 0। ये सही है। अगर सारा का सारा पैसा मैंने गुड वाई पे खर्च करा तो बेटा 50.5 कितना हो जाए? तो एक्स कितने आएंगे और वो कितना आएगा? 10। बस इतना ही करना है। एक एक्सट्रीमेंट पे एक्स पे खर्च करो, एक एक्सट्रीमेंट पे वाई पे खर्च करो, और फिर इनका ग्राफ बनाओ। जब मैंने ग्राफ बनाया तो ऐसे करूँगा, ठीक है। ये ए सेट है, ये बी सेट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ए सेट और बी सेट है, समझ में आ गया। अब समझते हैं यहाँ पे गुड वाई लेना, हमेशा गुड एक्स लेना, ठीक है ना। बजट सेट ए पे एक्स कितना खरीदा जा रहा है? 5 कुछ यहां मान लू, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा अभी। और वाई कितना खरीदा जा रहा है? 0 तो यहीं पे रहेगा, तो यहीं पे एक पॉइंट लग के आ गया मेरा। दूसरे में बी बजट सेट में कितना खर्च कर रहा हूं मैं? किस पे कर रहा हूं? 0 एक्स पे। और बी पे कितना कर रहा हूं? 10 कुछ यहां पे मान लेता हूं मैं कुछ। ये मेरा ए था, ये मेरा बी था। इन दोनों लाइनों को मैं जोड़ता हूं तो ये दोनों लाइन है मेरी क्या बन, ये लाइन बन, एक लाइन बन के क्या आएगी? बजट लाइन। बजट लाइन। अब थोड़ा सा और समझते हैं। इस बजट लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट आ जाए, इस बजट लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट आ जाए, इधर 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 इधर, कंज्यूमर की इनकम कितनी रहेगी? इधर 0, मतलब कंज्यूमर के पास कोई भी पैसा नहीं बचेगा। इस लाइन के नीचे कोई भी सेट अगर मैं चुन लेता हूं, ये डॉट्स लगे हुए हैं, इनको बोलते हैं हम लोग फेवरेबल बजट सेट, अचीवेबल बजट सेट, मतलब आप इनको खरीद सकते हो और इधर इनकम आपकी कुछ पॉजिटिव बचेगी। इनकम विल रिमेन, कंज्यूमर इनकम विल बी पॉजिटिव। कंज्यूमर इनकम क्या रहेगी? पॉजिटिव। पर इस बजट लाइन के ऊपर कहीं पे भी एक पॉइंट्स आ जाएं तो ये कौन से हुए हैं? अनअफोर्डेबल, ठीक है ना। अफोर्ड नहीं कर सकते, इसको अनफेवरेबल भी बोल सकते हैं। समझ में आ गया बेटा? समझ में आ गया? इतनी बात समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट। नाउ बजट सेट में शिफ्ट और रोटेशंस आते हैं। बजट सेट में शिफ्ट और रोटेशंस आते हैं। बजट सेट में शिफ्ट और रोटेशंस आते हैं। शिफ्ट्स और रोटेशंस को हम पढ़ते हैं बस, शिफ्ट एंड रोटेशन। शिफ्ट किस वजह से होता है?
इनकम इंक्रीज या डिक्रीज, और प्राइस इंक्रीज या दोनों के प्राइस इंक्रीज हो जाएं या दोनों के प्राइस डिक्रीज हो जाएं। समझ में आ गया? अब समझते हैं तो होता क्या है, प्लीज इधर देखते हैं। एक ग्राफ बना रहा हूं मैं ऐसे करके, ये ए बी क्या है बेटा, ये बता सकते हो मेरे को? ये ए और ये बी क्या है? बजट लाइन। बजट लाइन का मतलब क्या होता है? जीरो इनकम हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अगर मेरी इनकम डबल हो जाए, पहले मेरी इनकम 50 थी पिछले वाले ऊपर, अब मेरी इनकम कितनी हो गई? 100 हो गई। तो ये यहाँ पे मैं क्या करूँगा? 100 लिखूंगा, 100 डिवाइडेड बाय 100 करूँगा तो कितने आएंगे? 10। यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाय 5 करूँगा तो कितना आएगा? दोनों ज़्यादा आ रहे हैं ना, दोनों ज़्यादा आ रहे हैं, डबल होगी नहीं होगी? यहाँ पे पहले 5 यहाँ था और 10 यहाँ था, अब ये 20 आएगा तो 20 यहाँ आएगा और 10 यहाँ पे आएगा, डबल होगी नहीं होगी? इन दोनों पॉइंटों को मैंने जोड़ा तो ये क्या चीज़ है? शिफ्ट, राइट वर्ड शिफ्ट। क्या चीज़ है ये? किस वजह से हुआ? इंक्रीज ऑफ इनकम, ठीक है। दूसरा, अगर मेरी इनकम कम हो जाती तो, पहले 50 थी अब 25 हो जाए तो, यहाँ पे 25 डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो कितना आएगा? 2.5, और यहाँ पे 25 डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो कितना आएगा? 5 अगर यहाँ है तो 2.5 यहाँ होगा, 10 अगर यहाँ पे है तो ये कितना होगा? 5 यहाँ पे होगा। इन दोनों पॉइंटों को जोड़ा तो ये क्या हो गया? लेफ्टवर्ड शिफ्ट। किस वजह से हुआ ये? डिक्रीज इन इनकम। और एक और चीज लिख सकते हैं हम थोड़ा सा बेटा, राइटवर्ड शिफ्ट इनकम की वजह से भी होता है, प्राइस की वजह से। बोथ गुड्स प्राइस फॉल, कम होंगे तभी तो ज़्यादा आएगा। एक के मत गिराना, दोनों के गिराना। और यहाँ पे बोथ गुड प्राइस इंक्रीज, बस खत्म हो गया। समझ में आ गया? ला अब पढ़ते हैं रोटेशन के बारे में। बस रोटेशन का मतलब होता है एक गुड चेंज नहीं हुआ, एक गुड चेंज हो चुका है। स्क्रीन में देखते हैं रोटेशन क्यों होता है। केवल रोटेशन की वजह है केवल प्राइस का चेंज होना। क्या होना? प्राइस का चेंज होना, और कोई वजह नहीं है प्राइस के चेंज होने के अलावा। चेक करते हैं, स्क्रीन में देखने का बेटा, ये गुड है मेरा, ये क्या है बेटा, मैंने क्या लाइन बनाई है? बजट लाइन ए और बी। 0 गुड कौन सा है यहाँ पे? वाई। ये कहाँ पे गुड कौन सा है? एक्स। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? मैंने बोला कि भाई इनकम तो मेरी 50 थी, 85 रह गई। गुड एक्स के प्राइस पहले 5 थे, अब 5 की जगह पे 10 हो गए। पहले 10 थे, कितने थे गुड एक्स के प्राइस? गुड एक्स के प्राइस 10 थे पहले, ठीक है ना। पहले गुड एक्स के प्राइस कितने थे? 10। तो कितना खरीदे थे आप गुड एक्स? 5। अब गुड एक्स के प्राइस मैंने बढ़ा दिए, वो कितने कर दिए मैंने? 20 कर दिए। तो आंसर कितना आएगा? 5 अगर यहां पे है तो 2.5 कहां पे होगा? कुछ यहां पे। इनकम कितनी है? 50। गुड एक्स के प्राइस चेंज नहीं हो, गुड एक्स के प्राइस पहले भी 5 थे और अब भी 5 है, वो कितने आएंगे? वो 10 आएंगे। पहले यहीं पे भी 10 था, अब भी 10 है। अब ये देखो यहाँ पे गुड वाई चेंज नहीं हुआ, गुड एक्स चेंज हो गया। अब इस पॉइंट को हम जोड़ेंगे तो एक साइड में ही बस थोड़ा सा इधर उधर हुआ है। ये कौन सा रोटेशन हुआ है? लेफ्टवर्ड रोटेशन। कौन सा रोटेशन? लेफ्टवर्ड रोटेशन। किस वजह से हुआ बेटा ये? डिक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड एक्स। सेम वे जब इंक्रीज हो जाएंगे प्राइस तो यहां पे आ जाएगा। प्राइस तो बढ़े हैं बेटा यहाँ पे, डिक्रीज नहीं, इंक्रीज।
इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड एक्स। अब गुड एक्स के प्राइस डिक्रीज हो जाते हैं तो कम खरीदा जाएगा, वाई के कुछ चेंज नहीं हो तो इधर आ जाएंगे हम लोग। इसको कौन सा बोलते हैं हम रोटेशन? राइटवर्ड रोटेशन। बस ऐसे ही गुड वाई के लिए भी करना होगा, उसके प्राइस को चेंज करना होगा। आप इतना करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। होमवर्क है, अगर आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। वाई के प्राइस को चेंज करिएगा, एक्स के प्राइस को सेम रहने देगा। दैट्स इट फॉर माय साइड। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगली क्लास में।